प्राइम न्यूज़ टीवी इंडिया देखने वाले सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। असेंबली की बात करें तो असेंबली के अंदर हर एक एमएलए ने अपने अपने ये कहें कि इलाके के मुद्दे जो है उन पे बातें की, मगर सुंदरबनी की बात करें तो सुंदरबनी में क्या कुछ डेवलपमेंट हुआ, क्या कुछ रहा हो और क्या कुछ जो है आम पब्लिक के बारे में वहाँ पर असेंबली के अंदर रखा गया और सुंदरबनी की जनता के लिए कितना बेहतरी के लिए वहाँ असेंबली के अंदर सोचा गया। इस सब पे बात करने के लिए हमारे साथ जो है कि राजेंद्र गुप्ता जी हैं, जो सुंदरबनी के एक्स सिटी प्रेसिडेंट भी हैं और हमेशा आपने देखा है कि राजेंद्र गुप्ता जी हमेशा जो जब भी भारतीय जनता पार्टी के एक सिपाही हैं और ये हमेशा ही जो कि भारतीय जनता पार्टी के जो भी कार्यक्रम रहते हैं उनमें बढ़ चढ़ कर सबसे प्रथम स्थान पर रहते हैं और उस कार्यक्रम को जितना हो सकता है उतना वो बढ़िया करने की कोशिश करते हैं। इस सब पे हमारे साथ राजेंद्र गुप्ता जी, पहले आपका हमारे चैनल में स्वागत है सर। कुलदीप जी धन्यवाद। डीडीसी का जो है कार्यकाल जो है यानी 24 फरवरी 2026 को जो है ख़त्म हो गया, तो कहीं ना कहीं जो है 3 टायर सिस्टम वो है पूरी तरह जो है पंचर हो चुका है। अब जो है जनता जो है किसके पास जाएगी, क्योंकि जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो उन पब्लिक की नहीं सुनती। तो क्या कहेंगे ऐसे में अब किस तरह के हालात बनेंगे, किस तरह लोगों की समस्याएं सुनी जाएंगी, क्योंकि जब भी एडमिनिस्ट्रेशन के पास जाएंगे तो वो अपनी ही करेंगे, ना ही पब्लिक की सुनेंगे। तो धन्यवाद कुलदीप जी, आपने जो भी जनता रिलेटेड मुद्दे हैं वो आप उजागर करते हैं। मैं आपको क्लियर करना चाहता हूं कि जो हमारी जहां की कॉन्स्टिट्यूंसी है सुंदरबनी की कालाकोट, हमारा सौभाग्य है कि जहां के एमएलए माननीय ठाकुर रणधीर सिंह जी यहाँ से विजय रहे हैं। लेकिन ये इतनी बड़ी कॉन्स्टिट्यूंसी है कि उनकी हर जगह पहुंचना नामुमकिन है, लेकिन तब भी वो बहुत प्रयास करते हैं, हर जगह पहुंचते हैं। कल से जो डीडीसी की जो पोस्ट थी वो ख़त्म हो गई है, तो उससे मुझे लगता है, मेरा मानना है कि इससे काफ़ी जो थोड़ा बहुत नुकसान जो है वो जो आम जनता है उनके लिए थोड़ा मुश्किल होगा। हम यही चाहेंगे कि जितनी जल्दी हो सकता है इलेक्शन करवाए जाएं, ताकि जो आम जनता आम पब्लिक है उनको किसी प्रकार की जो परेशानी नहीं आती। सर अक्सर आपने भी सोशल मीडिया पे देखा होगा कि जब भी इलेक्शन की बात होती है उस समय कोई ना कोई बहाना भेजता है। पहले डिलिमिटेशन की बात की जाएगी, उसके बाद एमएलए के इलेक्शन करवाए जाएंगे, उसके बाद पंचायती इलेक्शन कराए जाएंगे, यानी हर बार एक नया बहाना। और उसके बाद जो 3 टायर सिस्टम आज पंचर हो जाना, कहीं ना कहीं जो आम जनता जो है सर अब जो है परेशान हो जाएगी। तो ऐसे में सर आप किस तरह की उम्मीद करेंगे कि क्या आने वाले दिनों में चुनावों को लेकर सर जो लोकसभा और असेंबली के इलेक्शन होते हैं वो केंद्र सरकार के अधीन आते हैं। माननीय चुनाव जो इसको तय करता है। अब जो इलेक्शन करवाने की जो सिस्टम है वो स्टेट गवर्नमेंट के पास है। हम यही कहेंगे जितनी जल्दी हो सकता है इलेक्शन करवाए जाएं, ताकि किसी भी प्रकार की आम जनता में इसमें परेशानी ना आए। चाहे दूर दराज का इलाका हो, पास का इलाका हो, जब तक सिस्टम पूरा क्लियर ना हो तब तक जो काम मेरे हिसाब से हो पाना नामुमकिन है। सर आपने देखा है कि सुंदरबनी के साथ हमेशा भेदभाव, पहले सुंदरबनी नौशहरा, फिर सुंदरबनी कालाकोट। अब जो है डिलिमिटेशन अगर होती है तो सुंदरबनी कहीं ना कहीं जो हमें सोर्सेज के हवाले से जो हमारी जानकारी पहुंच रही है, सुंदरबनी जो है चौकी चौरा के साथ जाएगी। तो सर आखिरकार सुंदरबनी के साथ ऐसा क्यों होता है? क्या सुंदरबनी सिर्फ वोट बैंक के लिए है सर? कुलदीप जी, इस बार हमें लगता है ऐसा कभी नहीं होगा। जो हमारा हक है वो हमें मिलेगा, और कहावत है देर आए दुरुस्त आए। हमें पूरी उम्मीद है कि जो इस बार जो है कॉन्स्टिट्यूंसी सुंदरबनी ही बनेगी, ताकि हमारे लोगों के जो मसले मसाइल हैं अच्छे तरीके से हल हो सके। किसी पर अब मैं ये भी कहता हूँ, हमारे माननीय ठाकुर रणधीर सिंह जी कालाकोट से जो विधायक बने हैं उन्होंने किसी प्रकार को कोई पक्षपात जो नहीं किया। वो हमेशा लोगों के बीच में रहते हैं, लोगों के काम करते हैं, लेकिन फिर भी कई बार कुछ एक प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। हम यही चाहते हैं जो कॉन्स्टिट्यूंसी है वो सुंदरबनी बननी चाहिए। इससे आम जनता का जो है वो भला होगा। सर अक्सर हमने ये पहले ही कह दिया कि सुंदरबनी के साथ जो भेदभाव होता है, मगर इसी बीच में एडमिनिस्ट्रेशन भी कहीं ना कहीं भेदभाव कर रहा है। आपने देखा है कि पिछले दिनों हमने एक खबर चलाई थी जो कि जो
काफ़ी लंबा सपना था हमारे जो है पीर पंजाल के लोगों का कि हमारे सुंदरबनी में भी ट्रेन देखने को मिलेगी, ट्रेन आएगी और यहाँ के लोग भी उसका जो है सफ़र करेंगे। मगर जब हमने खबर चलाई तो उसमें साफ तौर पे ये कहा गया कि सुंदरबनी में उसका कोई स्टेशन नहीं है, उसका भांबला स्टेशन है, नौशहरा स्टेशन है, इसके साथ साथ ये कहें कि चौकी चौरा स्टेशन है और भी जो स्टेशन है, मगर सुंदरबनी का उसमें कहीं नाम नहीं है। तो क्या सर सुंदरबनी के लोगों के ऐसे भेदभाव होता रहेगा? कुलदीप जी, मैं आपको क्लियर कर दूं, ऐसा औपचारिक कोई ऑथेंटिक जो रिपोर्ट है अभी तक नहीं आई। मेरा मानना है सुंदरबनी को जरूर, क्योंकि ये सेंटर है, इसको जरूर टच किया जाएगा। मगर सर उसमें जब हमने खबर की थी उसमें कहीं भी मेंशन नहीं था सर। नहीं, और भी आप कोई भी रिकॉर्ड निकालें, मैं आप दावे से कहता हूँ किसी जगह का कहीं का भी जो है जो इलाका है वो मेंशन नहीं किया गया सर है। अगर ऐसे में अगर नहीं होता तो उससे पहले क्या सुंदरबनी के लोगों को अलर्ट नहीं रहना चाहिए? क्योंकि हो सकता है कि एडमिनिस्ट्रेशन उसको कहीं और रूट से लेकर ले जाना चाहो तो और उसके बाद सीधा एक गाड़ियों का लिंक हो जाए, ऐसा भी हो सकता है। नहीं, हम प्रयास करेंगे इसके लिए, ऐसी बात नहीं है। हमें भी जो है इसकी सीधा बेनिफिट मिलना चाहिए, क्योंकि हमारे लोग रहती है पार्टी से भी। हमारे लोग भी तो इंतजार कर रहे हैं, वो भी तो सपने देख रहे हैं हमारे घर में जहाँ हमारे शहर में ट्रेन पहुंचेगी। अगर देखो ना, अगर ट्रेन अगर इधर से चलेगी जरूर सुंदरबनी में स्टॉप इसका बनेगा, हमें लगता है। ये आपका मानना है सर? हाँ बिल्कुल, ऐसा नहीं होगा कि बाईपास करके सुंदरबनी से ट्रेन कहीं और आगे और किसी जगह स्टेशन में जाएगी, हमें ऐसा नहीं लगता। जी राजेंद्र जी, आपने देखा है कि असेंबली के अंदर काफ़ी चर्चाएं हुई, मगर वहीं बात करें तो जो एक लंबड़दार होता है, एक चौकीदार होता है, बहुत ही एक साधारण से जो है मुलाजिम होते हैं, उनकी जो है सैलरी की बात करें तो लंबड़दार की जो सैलरी थी 751 रही थी, उसको बढ़ाकर 2500 कर दिया था। इससे पहले की बात करें तो चौकीदार की 750 से 1500 की थी। तो क्या सर इनकी जो है ये भी एक सरकारी मुलाजिम है, तो क्या इन पे जो सैलरी को बढ़ाया नहीं जाना चाहिए था? इनके मुद्दे पे बात आखिरकार क्यों नहीं करते? क्योंकि ये तो डिपार्टमेंट के आदमी है, ये भी तो अपना घर परिवार चलाते हैं। क्या सर 725 से या 1500 से घर चल जाता सर? इसके बारे में आगे जरूर हम जो हमारे माननीय विधायक 29 इसके लिए जरूर आवाज उठाएंगे। जो भारतीय जनता पार्टी के जो विधायक है इनसे ज्यादा अपेक्षा रहती है जो आम पब्लिक। नहीं, वो हमेशा पब्लिक के मुद्दे जो वहाँ पर उजागर करते हैं, ऐसी बात नहीं है, हमेशा करते हैं। लेकिन देखो ना, अगर एनसी वाले गवर्नमेंट जो इस वक्त मौजूदा सरकार है, वो अगर किसी प्रकार का लोगों पे उनको ध्यान नहीं है, जो उन्होंने मैनिफेस्टो में वादे किए थे, वो किसी एक वादा भी उन्होंने जनता से पूरा किया। और जो भारतीय जनता पार्टी हमेशा लोगों के लिए खड़ी है, हमेशा लोगों के लिए खड़ी रहेगी। हमारे विधायक उनका यही प्रयास रहता है, लोगों के मुद्दे जो हैं वो कैसे हम उजागर करें। सर आपने भी देखा है कि असेंबली के अंदर एक मुद्दा उठता है कि जो एमएलए की जो सैलरी बढ़ाई जाए, एमएलए की सैलरी को बढ़ाए जाने पर लेकर मुद्दा उठा, मगर डेली वेजर की जो है रेगुलाइज पॉलिसी को नहीं लेकर वही जो एमएलए की जो सैलरी है 1.5 से 3 जो लाख की जाए, मगर जो डेली वेजर है वो वहीं के वहीं लटके हुए हैं, 9000 पे लटके हुए हैं। सरपंच जो लंबड़दार हैं वो 2500 पे हैं, जो 1500 पे जो है चौकीदार है। तो ऐसे में सर आपको लगता नहीं कि अगर इनकी सैलरी बढ़ाने के बजाय अगर यही फोकस सीधा डेलीविजनों के ऊपर रखा जाए तो क्या उनकी जो है पेमेंट भी हो सकती थी, उनके कहीं ना कहीं उनको एक आश्वासन मिल सकता कि हमें भी इन्हें सरकार ने देखा है। आप भी सोशल मीडिया के माध्यम से रिपोर्टिंग या देखते होंगे, ऐसा नहीं है, वो हमेशा हमारी भारतीय जनता पार्टी के माननीय विधायक ये मुद्दे उठाते हैं। ऐसा नहीं है वो वहाँ चुप करके बैठ जाते हैं, अच्छे तरीके से वो अपने मुद्दे उठाते हैं, आगे भी उठाएंगे, क्योंकि हमारी भारतीय जनता पार्टी में ये नहीं है कि अपने लिए उन्होंने सोचना, वो हमेशा लोगों के तत्पर के लिए खड़े रहते हैं। सर अक्सर आपने देखा है कि आप मंदिरों में चले जाओ, किसी भी प्लेस में चले जाओ, कैसी ऐसा जो फंक्शन रहते हैं वहाँ पर चले जाओ, तो एक कल्चर है सर जो वीआईपी और वीवीआईपी, सर एक कल्चर जो है कहीं ना कहीं हमारे समाज में ये है, ये एक बीमारी बन चुका है। तो जो लोग जिन्होंने वोट दिए हैं, जिन्होंने वोट देकर उस जो है एमएलए को जिताया, जिस जो कहें मंत्री को जिताया है, उनके लिए वीआईपी, तो क्या जो आम जनता जिसने वोट दिए वो वीआईपी नहीं है? उनके लिए नहीं है, क्योंकि वीआईपी कल्चर एक हमारे लिए एक बहुत बड़ी बीमारी बन चुका है सर। भारतीय जनता पार्टी कभी ऐसा नहीं करती, उनके लिए सर्वप्रिय जो है वो आम पब्लिक है, आम जनता है। हम किसी दूसरी पार्टी के वो करें, हमारी जो भारतीय जनता पार्टी ऐसी मंशा ही नहीं है कि वो वीआईपी या वीवीआईपी बन के रहे।
वो यही कहते हैं अगर जनता खुश रहेगी तो हम वीआईपी हैं। मगर सर धार्मिक स्थल पर हमने हमेशा देखा, कई भी बड़े बड़े फंक्शन थे वहां पर भी देखा वीआईपी कल्चर, वीआईपी सब सर वीआईपी करते करते तो एक बीमारी बन चुकी है आम सी जनता की। तो क्या ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के जो विधायक हैं या भारतीय जनता पार्टी के जितने भी 29 विधायक जो जीते हुए हैं, क्या इनको लगता है कि इस कल्चर को खत्म किया जाए और आम पब्लिक के साथ कर जो एमएलए जुड़े रहें ताकि उनकी समस्या भी हल हो रही है, जो कि बीमारी है ये जड़ से खत्म हो जाए? आप एक एग्जाम्पल बता दो, किसी भी माननीय विधायक ने इस किस्म की बात की हो, आप एक भी उदाहरण बता दो। हम अक्सर देखते हैं कि जब भी धार्मिक स्थल पर जा किसी भी चलाते हैं वहां पर आम जनता जो खड़ी होती है, जब भी कोई विधायक या कोई मंत्रीगण आते हैं तो कहते हैं मंत्री आया, विधायक आया, वीआईपी आया, उनको पहले प्रायोरिटी दी जाए। हमारे विधायक कभी नहीं बोलेंगे, वो पहले जाएंगे भी अगर आगे, पहले जनता को आगे रखेंगे फिर पीछे जाएंगे वो। आप कोई भी रिपोर्टिंग कोई भी बता दो मेरे को, एक क्लिप बता दो कभी किसी जगह भी ऐसा हुआ हो। किसी अदर पार्टी का मैं उनकी गारंटी नहीं ले सकता। हमारी जनता, भारतीय जनता पार्टी, माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी का यही है, सबका साथ सबका विकास। सर असेंबली के अंदर आपने देखा कि जो नेशनल कॉन्फ्रेंस है उसने कहा 23 से 24,000 वैकेंसीज जो हमारे पास जो नौकरियां हमने निकाली, ये कहीं ना कहीं प्राइवेट जो है कंपनी को उनको ये दे देते हैं, वहाँ पर ना ही कोई इंटरव्यू होता है ना ही कोई सिलेक्शन होती है। तो ऐसे में ये लगता नहीं कि जो हमारे जम्मू कश्मीर के युवा हैं उनको गुमराह करने की बात कही जा रही है, सिर्फ गुमराह कर रहे हैं, उनको नौकरियाँ नहीं बल्कि सिर्फ गुमराह करने की एक रास्ता बताया उन्होंने। देखो उन्होंने मैनिफेस्टो में जो वादे किए हैं उन्हें पूरे करने चाहिए। डेली विजिट का सबसे मेन इशू था, उन्होंने यही कहा था हम प्रायोरिटी में रखेंगे इसको, हम सबसे पहले ये इशू जो है वो सॉल्व करेंगे। आप खुद देख लीजिए, सिर्फ बातें करते हैं, उस पर कोई सही तरीके से कोई काम नहीं हो रहा उससे। अब कल से एक वीडियो भी हमने देखा जहां पर ये कि उमर अब्दुल्ला साहब कहते हैं कि डेली बुजुर्गों का मुद्दा जो है मैं अकेले हल नहीं कर सकती, ये मेरे बस की बात नहीं। तो क्या सर ये सरकार जो जब इलेक्शन हुए थे तो उस समय ये सोचना चाहिए था? इन्होंने कहा था कि राशन डबल कर देंगे, स्मार्ट मीटर नहीं लगने देंगे। आज स्मार्ट मीटर लोगों के घर घर में लग गए हैं, लोगों के ऊपर जो है हजारों ये बिल आ रहे हैं, एक वाले को ये 2,000 रुपये बिल है, 2500 3,000। तो क्या ऐसे में क्या आने वाले दिनों में सरकार को सर ये दोबारा लोग सर ये सरकार बन पाएगी सर ऐसे में अगर ऐसा दोबारा वोटिंग होती है कभी? देखोगे आम जनता से जो भी खिलवाड़ करेगा वो आगे इलेक्शन में वो भूल जाए कि मैं दोबारा जीत पाऊंगा। जो जनता के काम करेगा वही जीतेगा, जनता के बीच रहेगा वही जनता विधायक बनेगा। वही ऐसा नहीं है कि जे कोई काम सिर्फ वादे करे, झूठे वादे करके जनता को ऐसे गुमराह करके वो दोबारा वोट ले जाएगा, ऐसा नहीं होगा। एक आध बार अलग है, लोगों बोले वाली जनता है, आप लोग अवेयरनेस हो गए हैं कि कौन हमारे साथ खड़ा है कौन नहीं खड़ा। सर हम अभी सुंदरबनी की, क्योंकि हम एमएसएल से हटकर सुंदरबनी की बात करेंगे। आपने देखा कि सुंदरबनी जम्मू से पुंछ तक जो रोड बना है, आप NH 44 की बात करें और उसके बाद भांबला से ये कहें कि रियासी तक जो नेशनल हाईवे बना है, कहीं ना कहीं आए दिन जहाँ पर दुर्घटना हो रहे हैं, आए दिन जो है जहाँ पर हादसे हो रहे हैं जिनमें लाखों लोगों की ज़िंदगी जा रही हैं। तो ऐसे में लगता नहीं जो जम्मू से जो सुंदरबनी का या पुंछ रजौरी का रोड बना था, जो 4 लाइन बनना था उसको कन्वर्ट करके 2 लाइन कर दिया, जिससे चलते आए दिन जो है दुर्घटना और लोगों की ज़िंदगी जा रही। तो सर किस तरह क्या इसका देखते हैं कि क्या ये लोगों की मौत का कारण बन गया है, या ये नेशनल हाईवे ही का नाम ही रख देंगे, लोगों की हत्या का कारण बन रहा है नेशनल हाईवे? क्या कहेंगे सर? कुलदीप जी, सुनने में आ रहा है बहुत जल्द 4 लाइन का काम है जो वो शुरू होने वाला है। मगर सर जब तक शुरू होता तब तक तो लाखों जिंदगी जा रही। यही कहेंगे कि जो बेआई मौत बच्चे मर रहे हैं, इतनी स्पीड में इन्होंने कोई सिस्टम नहीं बनाया हुआ। रोड भी बनी है, रोड सही तरीके से नहीं बनी है, ऊपर नीचे आप गाड़ी चला जाना उधर से कहीं। पर टोल प्लाजा तो बड़ी जल्दी लगा देते हैं जी सर। नहीं, टोल प्लाजा अभी इधर तो लगा ही नहीं है। जब तक पिछले दिनों आपने देखा पूरी सर्विस नहीं देंगे तब तक टोल प्लाजा नहीं लगेगा। टोल प्लाजा तभी लगेगा जब लोगों को पूरी सर्विस मिलेगी। मगर सर अभी लोगों की जिंदगी जा रही, तो ऐसे में लगता नहीं कि यहाँ पर कुछ ऐसे नियम बनाए जाए तेज रफ्तार को रोका जाए? हम कभी नहीं कहेंगे ऐसा नहीं, हम यही कहेंगे कि इसको जितनी जल्दी हो सकता है इसको 4 लाइन बनाया जाए। सर पिछले कल भी आपने देखा कि एक नौशहरा के लंबेड़ी एरिया में एक जो है हादसा होता है जिसमें एक जो है लेडी की चालन चली जाती है, और कल एक डंपर जो है रियासी रोड पे जो है एक्सीडेंट करता है जिससे युवक की जान चली जाती है। तो कहीं ना कहीं तेज रफ्तार एक बहुत जो है वजह मानी जाए। तो ऐसे में सर किस तरह की अपील करेंगे कि इन रोडों पर जो है ताकि तेज रफ्तार को जो है उसको कंट्रोल किया जाए? कुलदीप जी, आपने बड़ा अच्छा क्वेश्चन ये किया।
जो आम पब्लिक या इतना क्षति पहुंची है, काफ़ी घर उजड़ गए हैं। हम यही NHAI से यही मांग करेंगे जितनी जल्दी हो सकता है इसको 4 लेन जो है इसका काम शुरू हो। हमारी भारतीय जनता पार्टी, आपने सुना नहीं है असेंबली में भी ये इशू उठे थे, किसी ने क्वेश्चन पुट अप किए थे कि आप सिर्फ तमाशा देख रहे हो। उन्होंने कहा नहीं, हम जो है वो काम जनता के लिए करेंगे, ऐसी बात नहीं है। हमें भी लगता है जो एक्सीडेंट हो रहे हैं, बेआई लोग मर रहे हैं, 4 लाइन बन जाए, ये जो समस्या है वो काफ़ी हद तक जो हल होगी। तो मुख्य कारण है यही है सर। जो असेंबली के अंदर, क्या आपको लगता है जो असेंबली के अंदर जितने भी मुद्दे उठे हैं, जितने भी डेवलपमेंट के जो काम होने थे, वो काम सिर्फ काम ही है, बाकी उसका सिर्फ असेंबली के अंदर ही रह गए, उनका जो कहेंगे ग्राउंड स्तर पर नहीं देखने को मिले हैं? आपने देखा होगा हमारे माननीय विधायक ठाकुर रणधीर सिंह ने कितने इशू उठाए हैं, बहुत ज़्यादा इशू उन्होंने उठाए हैं। वो हमेशा अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए खड़े हैं, तो हमें पूरा गर्व है, पूरा हम बहुत खुश नसीब हैं कि हमें ऐसे MLA मिले हैं। असेंबली के अंदर LOP साहब ने कहा कि जो ये असेंबली सेशन है, ये जो जहाँ जो बजट लाया गया है, ये पब्लिक डिसअपॉइंटेड बजट है। देखो ना, LOP साहब ने यही कहा, जो बजट आया है ये जनता के हित के लिए नहीं आया। बजट होना चाहिए जनता के हित के लिए, उल्टा उससे बजट से नुकसान हो तो उस बजट का क्या फायदा। बजट तो जनता के हित के लिए होना चाहिए ना। अगर जनता पे उल्टा उसका बोझ पड़े, कारण बने, तो उसका क्या फायदा। सर, भारतीय जनता पार्टी के 29 विधायक जो जीते वो भी असेंबली के अंदर थे और अपोजिशन पार्टी के रूप में वहाँ पर बैठे थे। सरकार में MLA जीते थे वो भी बैठे थे, मगर ना ही भारतीय जनता पार्टी के MLA से ये आवाज़ सुनने को मिली, तो ना ही जो कहें कि सरकार में बैठे जो MLA जीते हैं उनसे ये आवाज़ सुनने को मिली कि जो लोग जो 1947 से लेकर आज दिन तक वो रह रहे हैं जम्मू कश्मीर के अंदर, जिनकी जो महाजरीन ज़मीन पर रह रहे हैं, उनको उनका राइट दिया जाए। जो जहाँ से पाकिस्तान चले गए वो वहाँ जाकर मालिक बन गए, और जो आज जहाँ भी रह रहे इस पर किसी ने आवाज़ नहीं। जो महाजरीन जगह है जिस पर 47 से बैठ रहे हैं, घर बनाए हैं, उनको मालिकाना हक दिया जाए। किसी के मुँह से आवाज़ नहीं निकली। लगता नहीं कि आम पब्लिक के बारे में किसी विधायक ने बात नहीं की भाई वहाँ पर। हम चाहते हैं ये इशू जो है वो हल होना चाहिए, क्योंकि ये बहुत बड़ा मुद्दा है। लोगों को इसकी परेशानी आ रही है। विधायक हमारे ऐसा नहीं है, वो आप देखो 3-4 बार उन्होंने ये इशू जो है उठाए हैं, मगर ये मुद्दा किसी ने भी नहीं उठाया। क्योंकि आना असेंबली सेशन लगातार देखा है, ये मुद्दा किसी ने नहीं उठाया। आपस में खींचातानी जरूर हो रही है। नहीं उठाए हैं। आप दोबारा सारी देखो, हर पर रिकॉर्ड है, काफ़ी बार इशू जो है हमारे विधायक, माननीय विधायक जी ने उठाए हैं वहाँ। तो क्या सर आपको लगता नहीं है कि ये मसला जो जल्द हल होना चाहिए? क्योंकि 47 से आज दिन तक वो लोगों के घर हैं, अभी तक वो लोग जो है सफ़र कर रहे हैं कि कब हो सकता है सरकार क्या कर दे और हमारे घर गिरा दे। नहीं, हम तो कहा, मैं आपको पहले ही बोला, हम यही चाहते हैं जितनी जल्दी हो सके ये मसला हल होना चाहिए। मैं एक बात आपके साथ जोड़ना चाहता हूँ, जो हमारे माननीय DDC राहुल जिंदल जी का कार्यकाल खत्म हुआ, उन्होंने अपने कार्यकाल में बहुत ही बढ़िया काम किया है। हम उनके काम से बहुत संतुष्ट हैं, बहुत अच्छे काम किए हैं। सर, एक सवाल रहेगा। गर्व है कि हम वो हमारे इधर के DDC थे। सर, एक सवाल रहेगा। आपने अभी कहा कि DDC राजेंद्र शर्मा जो सुंदरबनी से हैं, उनने जो काम किए बहुत अच्छे, हम भी मानते कि हमने भी उनके साथ कवरेज किया, हमने भी देखा, जो जनता के बीच में गए, उनकी समस्याएं सुनी, उनको हल भी किया। मगर कहीं ना कहीं सर आपको लगता नहीं कि 2026 की बात करें, फरवरी में उनका कार्यकाल पूरा हुआ, तो उनका कहीं ना विधायी पार्टी होनी चाहिए थी सुंदरबनी की। खासकर भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी से वो जीत कर DDC बने थे, तो सर उनका जो विधायी पार्टी नहीं देगी, तो कहीं ना कहीं आपने देखा राजौरी, पुंछ, मेंढर, जहाँ पर DDC थे, उनकी विधायी पार्टी की आपने सोशल मीडिया पे वीडियो देखी होंगी। तो आपको लगा नहीं कि जो हमारे जो सुंदरबनी के भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, उनको भी चाहिए था इनकी विधायी पार्टी बड़ी शानदार से करें, ताकि लोगों को ये मूवमेंट याद रहे। उनकी थोड़ी सेहत में थोड़ी प्रॉब्लम है, तो हम ऐसी बात नहीं है, विधायी पार्टी उनको बढ़िया सी पार्टी देंगे। हम पूरी जनता, हम नहीं, मैं नहीं, जनता उनके काम पे खुश है, जरूर उनकी विधायी पार्टी अच्छी होगी। धन्यवाद। फिलहाल हमारे साथ जो है एक्स सिटी
प्रेसिडेंट जो है राजेंद्र गुप्ता था, इन पे हम भी जो शहर की बातों के लेकर जो लोगों की जो है समस्या तक हमने बातचीत की। मगर अब जनता से हमारी अपील रहेगी कि अब देखने वाली बात यह है कि इस वीडियो को आप जितना हो सकता है शेयर जरूर कीजिए, क्योंकि हमारे जो सुंदरबनी के मुद्दे हैं, खासकर सुंदरबनी की आवाज़, सुंदरबनी के मुद्दे, इस कार्यक्रम को लेकर हमने जहां पर आज मुद्दा छेड़ा कि सुंदरबनी को हमेशा अनदेखा किया गया। चाहे ये कहें कि पॉलिटिकल के तरीके से देखें, या ये कहें कि आप डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, या ये कहें कि सेंटर की तरफ से देखें, जो है सुंदरबनी के साथ भेदभाव हुआ है। हमने मुद्दे उठाए, जरूर हमें आश्वासन दिया है राजेंद्र गुप्ता जी ने, जरूर आश्वासन दिया आने वाले दिन में ट्रेन भी यहाँ पर सुंदरबनी को देखने को मिलेगा। तमाम सारे मुद्दे हैं, उन पे भी हल होगा, सिर्फ समय लगेगा, समय का हमें इंतजार करना चाहिए। तो वीडियो जितना हो सकता है उतना शेयर कीजिएगा। अब जनता अपने अपने सुझाव जरूर की।